नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है एवं हम नंदन। हम कल्पना करते हैं कि आप अपने अच्छे से अच्छे उम्मीदों पे जाएं, अच्छे से अच्छे अपनी सारी उपलब्धियां हासिल करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो आप देख कर ही आए होंगे, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि सीरियल वाइज अगर आप देख रहे होंगे तो आपकी साइंस कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोग मानते हैं कि हमें साइंस नहीं आती। लेकिन अगर जिसने सीरियल वाइज इक्वेशन किए होंगे, ये वीडियोस देखी होंगी, उसका कहीं साइंस में डर खत्म। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो वही टॉपिक मैं लेके आया हूँ। और आप आज हमारा वायुमंडल टॉपिक है, तो एक थर्ड नंबर है जो लेक्चर है अपना, तीसरा नंबर लेक्चर है। तो इसमें बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल आप जानते हैं जिसमें वायु यानी एयर उपस्थित होती है। वायु एयर उपस्थित होती है, वहाँ मंडल जिसमें वायु उपस्थित होती है। अब वायु मतलब कि गैसें हैं, जो पदार्थ की अवस्था है उसमें कौन कौन सी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस। तो गैसों को किसके अंतर्गत रखा है? वायुमंडल के अंतर्गत। अब आयतन के आधार पर, आयतन के अनुसार जो वायुमंडल है, आयतन के अनुसार जो वायुमंडल में गैसें हैं, अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल के अंतर्गत। तो उन अलग अलग प्रकार की गैसों को, उन अलग अलग प्रकार की गैसों का जो आयतन है वो कितना है? तो वो बताया। नाइट्रोजन का कितना है? 78%। ऑक्सीजन का कितना है? 21%। ऑर्गन का कितना है? 0.94%। और CO2 का कितना है? 0.03%। कितना है? 0.03%। अब O2 से तो क्या होता है? आग लगती है, और CO2 से आग बुझती है। इसका मैं आपको कॉमन सा उदाहरण देता हूं कि जैसे आप किसी भी कूड़ा करकट, जैसे घास, फूल पत्ती, जो सूखे फूल पत्ती होते हैं, और कागज, न्यूज़पेपर, थैलियाँ, प्लास्टिक, आप इनमें जब माचिस की तिल्ली से आग लगाते हो तो आग आसानी से लग जाती है। लेकिन जब तुम मुंह से फूंक निकालते हो, मुंह से जब एयर निकालते हो, हवा देते हो, जब वो क्या है कि आग बुझने का प्रयास करती है, आग बुझ जाती है। जब आपने माचिस की तीली जलाई, जल गई, क्योंकि जो आपके चारों ओर, अराउंड चारों ओर जो एयर है वो कौन सी है? एयर है वो O2 है। तो O2 क्या बताती है कि आग लगती है। O2 से क्या लगती है? आग लगती है। और CO2 से क्या होता है? CO2 से आग बुझती है। CO2 से क्या होता है? आग बुझती है। तो आपने O2 जो चारों ओर एयर थी उसने तो आग जला दी, यानी दिया सलाई से आपने जो माचिस की तिल्ली जलाई थी वो जल गई। और जब आप उसको फूंक देंगे, अपने मुंह से निकालेंगे, वो कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो उससे क्या है? बुझ जाती है। तो ये आपको रट गई होगी, आग लगना और आग बुझना। बिल्कुल। इसके बाद अक्रिय एवं नोवल या उत्कृष्ट। अक्रिय, नोबल या उत्कृष्ट। अक्रिय, नोबल तथा उत्कृष्ट, ये क्या है? गैसें हैं। क्या है ये गैसें हैं। इसकी खोज रामसे ने की। राम से एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा उत्कृष्ट, नोबल, इसकी खोज की थी। ये क्या है? गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं। ये 18वें वर्ग में रखी जाती हैं। आवर्त सारणी का जो वर्ग है लास्ट वाला, उसमें रखी जाती हैं। तो मैं बात करता हूँ, इसको हम टॉपिक वाइज करते चलेंगे। तो मैं बात करता हूँ कौन कौन सी गैसें हैं। तो कौन कौन सी गैसें हैं? हीलियम, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। एक 6 प्रकार की गैसें हो गई। और ऑर्गन गैस किसमें? बल्ब में होती है। जो आपका लाइट का बल्ब होता है, जो उसका धातु किससे बना होता है? लाइट के अंदर जो आपका जो बल्ब होता है, आप घर के अंदर अपने जो बल्ब लगाते हैं उसमें जो रिंग सी होती है, रिंग सी ढीली ढीली सी वो रिंग होती है, वो तो टंगस्टन की बनी होती है। लेकिन उसके अंदर ऐसी कौन सी गैस है जिससे ज्वाला उत्पन्न होती है, जिससे मतलब बल्ब जलता है? तो वो क्या है? कौन सी गैस भरी रहती है उसके अंदर? ऑर्गन गैस भरी रहती है। और जो गुब्बारे होते हैं, उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं, आपने बहुत सारे गुब्बारे देखे होंगे जो क्या है? आसमान में उड़ते हैं। बहुत सारे गुब्बारे जो लगे रहते हैं, कई बेचते हैं बाजारों में। तो उन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम गैस भरी रहती है। इसके बाद बात करते हैं नियोन की। नियोन जो गैस है वो चमकीले विज्ञापन में लाल रंग के रूप में होती है। जो नियोन गैस है, चमकीले विज्ञापन में लाल रंग के रूप, जैसे कि विज्ञापन निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो उनमें क्या है? जो चमकीले लाल रंग के, जैसे आपने कभी क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट के अंतर्गत जब IPL के मैच चलते हैं तो उसमें वो लाल रंग के, जब लाल रंग के जो चमकगाहट आती है, ऐसे बीच बीच में चमकाहट आती है, तो वहाँ कौन सी गैस होती है? नियोन गैस होती है, नियोन। इसके बाद क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का यहाँ कोई उदाहरण नहीं दिया है। उसके बाद जीनोन की बात करते हैं। जीनोन चमकीले विज्ञापन, नीले रंग अजनबी बैंड के रूप में होती है, अजनबी बैंड के रूप में। अब आप समझ गए, वहाँ भी IPL के अंदर नीले रंग भी होते हैं और लाल रेड रंग के भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसके बाद रेडॉन की बात करते हैं। वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाई जाती है। जो वायुमंडल है उसके अंतर्गत जो कौन सी गैस है? रेडॉन नहीं पाई जाती है।
रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है। आपसे पूछ लिया जाए तो कि निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है, तो रेडियो एक्टिव गैस का नाम आप क्या बताएंगे, रेडॉन गैस बताएंगे। क्या बताएंगे, रेडॉन गैस बताएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं समुद्र की, वायुमंडल की होगी, समुद्र की बात करते हैं। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। आप सबको पता है कि महात्मा गांधी जी ने नमक की शुरुआत की थी, नमक बनाया था, मतलब उन्होंने समुद्रों में ही तो बनाया था, तो समुद्रों में नमक ज़्यादा था इसलिए तो बनाया था, कम होता तो वो क्यों अपना माथा फोड़ते वहाँ, आप सब समझते हैं। तो क्या है कि जो समुद्र है उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, NaCl और MgCl2, NaCl और MgCl2। वो भी कितना, 1 लीटर जल में 35 ग्राम, 1 लीटर जल में 35 ग्राम क्या पाया जाता है, NaCl 1 लीटर जल में। तो आप यहाँ भी याद हो गया होगा। इसके बाद औसत तापमान, जो समुद्रों का औसत तापमान कितना होता है, 3.5 डिग्री 3.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद सर्वाधिक तत्व किसके अंदर, समुद्र के अंदर कौन सा है, सोडियम, वो नमक से, ठीक है। इसके बाद आयोडीन भूरी शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, भूरी शैवाल से। और जो सोडियम है, आप खाने का नमक खाते हैं उसके अंदर वो लिखी रहता है उस थैली पर कि आयोडीन युक्त नमक, तो उस आयोडीन नमक होता है युक्त नमक, उसमें सोडियम भी होता है नमक से, और आयोडीन भूरी शैवाल से प्राप्त होता है। सर्वाधिक जापान करता है, मतलब सर्वाधिक जापान के अंदर शैवाल पाए जाते हैं, वहाँ क्या है कि आयोडीन की मात्रा अधिक मिलेगी उन शैवालों में। जो भूरी शैवाल एल्गी है, ये क्या है, आपको अगर विस्तृत जानकारी लेनी है साइंस की तो आप क्या है कि दूसरे साइंस का इसी प्लेलिस्ट में जाके जो टॉपिक वाइज है वहाँ आप विस्तृत जानकारी ले लें, जैसे एल्गी की अलग है, आवासानी की अलग है। और ये तो आपके जो एग्ज़ाम है उनके लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए ये बनाए हुए जो नोट्स हैं उनको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, आपको एक अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। तो आगे बात करते हैं अपन प्रवाल भित्ति की, कोरल रीफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ, मूंगा एक कोरल है, समुद्री जीव है। मूंगा एक समुद्री जीव है जो कोरल बोलते हैं मूंगा को। प्रवाल भित्ति यह CaCO3 की बनी होती है, CaCO3 की बनी होती है। इसे कोरल या मूंगा नामक समुद्री जीव बनाता है। इसे कौन सा जीव बनाता है, कोरल या मूंगा नामक समुद्री जीव बनाता है। सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है। जो सीलेंट्रेटा संघ है यानी एनिमल्स को विभाजित किया गया था, एनिमल्स को कई जो वर्गों में विभाजित किया गया था। तो जो सीलेंट्रेटा संघ है उसमें क्या होता है, मूंगा पाया जाता है। जो मूंगा एनिमल्स है वो पाया जाता है। इसके बाद विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता प्रवाल भित्ति के अंतर्गत पाई जाती है। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जैसे शंख होते हैं, तो शंख के अंदर आपको एक चमकता हुआ हीरा निकलता है। आपने सुना होगा कि हीरा कहाँ मिलता है, तो समुद्रों में मिलता है। तो समुद्र शंखों के अंदर वो क्या है कि इन प्रवाल भित्ति होती हैं, इन प्रवाल भित्तियों के अंदर वो हीरा खोजा जाता है। तो ये तो हो गया इसका कॉमन सा, मतलब जानने के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके बाद आप मेटल की बात करते हैं, मेटल यानी धातु। तो धातु की बात तो अपन पहले कर चुके थे। अब इसमें क्या है कि हल्की धातु, भारी धातु, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के एग्जामों में। तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं नोट्स की आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो धातु की बात कर लेते हैं। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑक्सीजन, लिथियम ये साइन है, LiO। और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, टंगस्टन। अब ये क्या है कि अगर यहाँ जो हाईलाइट हो रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। सबसे सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, टंगस्टन। कितना गलनांक होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी है, पारा। न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी है, पारा। इसका कितना होता है, गलनांक कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है, पारा। ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है, पारा। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। इसके बाद चुंबक द्वारा आकर्षित, जो चुंबक होती है आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वो क्या है कि लोहे लंकड़ को पकड़ने के लिए चुंबक का यूज लेते हैं। तो वो चुंबक होती है, वो चुंबक किस किस को आकर्षित कर सकती है, आकर्षित मतलब खींच सकती है अपने द्वारा। तो कोबाल्ट को, लोहा, निकेल, इन तीनों को क्या है कि चुंबक पकड़ सकती है। सर्वाधिक तन्य
आघात धातु, तन्य मतलब जिसमें क्या है, जिसकी आवाज, जिसको बजाने से आवाज तेज आए, उसको कहते हैं तन्यता को गुण। जैसे स्कूलों की, बहुत सारे स्कूलों की, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों की जो घंटियां होती हैं, टन टन टन, वो वाली घंटियां इसी तन्यता का गुण होता है। तो वो क्या है कि सोने में सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब है यहाँ खिंचना, सॉरी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, वो दूसरा है, आगार्थ बदनीयता बोलते हैं उसे। तन्यता का मतलब है खिंचना, तो सबसे ज्यादा अपना तामा खींच सकता है, खींचना है। तो इसके बाद उत्कृष्ट या नोबल स्थाई कौन सी है, उत्कृष्ट धातु कौन सी है? सोना चांदी प्लेटियम, सोना चांदी प्लेटिनियम, सोना चांदी कौन सी है? प्लेटिनियम। अब वहां अपन ने पहले कौन कौन किसकी बात की थी? पहले अपन ने बात की थी यहाँ किसकी? उत्कृष्ट गैस की बात की थी। यहाँ देखो मैं बता दूं, यहाँ आपने हीलियम, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, ये क्या है? उत्कृष्ट गैस की बात की है। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है? गैसें हैं और वो क्या है? उत्कृष्ट धातु हैं। तो उत्कृष्ट धातु आपको समझ में आ गई होंगी कौन कौन सी उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु हैं आपकी यानी स्थायी धातु सोना चांदी प्लेटिनियम, सोना चांदी प्लेटिनियम। इसके बाद बात करता है आशा धातु कौन सी है? यूरेनियम, आशा धातु यूरेनियम। और व्यय धातु, व्यय धातु है आपकी प्लूटोनियम, व्यय धातु कौन सी है? प्लूटोनियम। जो जापान और पोखरण पश्चिम परीक्षण, यानी यहाँ जो मिसाइलें बनाने के कारण, या जो प्लूटोनियम है जो मिसाइलें बनाने में काम आती है, जो जापान और पोखरण नामक स्थान है, यहाँ क्या है कि ये यूज में ली जाती है, वह धातु है। इसमें क्या है कि जो मिसाइलें होती हैं उनके अंतर्गत कौन सी? प्लूटोनियम धातु का उपयोग किया जाता है। और रणनीतिक, रणनीतिक या भविष्य की धातु, तो ये कौन सी है? टाइटेनियम, टाइटेनियम कौन सी है? टाइटेनियम धातु। रणनीतिक या भविष्य की धातु कौन सी है? टाइटेनियम धातु। तो साथियों मैं बता दूं कि आपको कि ये क्या है, आपको 2-3 बार रिवाइज करने से, 2-3 बार वीडियो को देखने से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। वैसे तो मैं कॉमन से उदाहरण लेके चल रहा हूँ, आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट, वैसे कोई समस्या नहीं आएगी मेरे। अगर कोई भी समस्या आती है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं गैल्वेनीकरण एवं बल्कनीकरण। ये क्या है? दो के बीच अंतर पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, यानी मिलान करने के लिए आपको पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनीकरण और बल्कनीकरण में सही कथन को छांटिए, तो वो मिलान करने वाले ऑप्शन आ जाते हैं। तो उसमें क्या है? ये दिए हुए थे। तो लोहे को जंग से बचाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। जो लोहे से, ये प्रक्रिया एक गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है और बल्कनीकरण भी एक प्रक्रिया है। और इसमें लोहे से जंग से बचने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। और प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने से संबंधित कौन सी क्रिया होती है? बल्कनीकरण क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? बल्कनीकरण। और गैल्वेनीकरण के अंतर्गत जस्ते जिंक का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण के अंतर्गत जस्ते या जिंक का प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर गंधक या सल्फर जो 150 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है 150 डिग्री सेल्सियस पर। और जंग, जलयोजित लोहे के ऑक्साइड Fe2O3 Fe2O3.H2O ये ऑक्साइड है किसके? लोहे के, लोहे के ऑक्साइड है, जलयोजित लोहे के ऑक्साइड। जंग, जंग का सूत्र Fe2O3.H2O। तो ये हो गए जंग, जंग का सूत्र हो गया जलयोजित। इसके बाद प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा, क्योंकि ऐसे तो कोई है नहीं कि सीधी रबड़ बन जाए, उसके लिए अपने को मटेरियल तो चाहिए। तो मटेरियल जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो एक पादप से प्राप्त होती है। एक पादप होता है उसका नाम होता है ईविया, ईविया नामक पाइनस के पादप से प्राप्त होती है। इसे, इसके अंदर जो दूध जैसा पदार्थ होता है, जो दूध जैसा एक हीविया प्लांट होता है, उसके अंदर चीरा लगाया जाता है। एक हीविया एक क्या है? प्लांट है, उसके अंदर चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने से जो दूध, लेटेक्स, लेटेक्स बोलते हैं उसे, क्षीर, जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसे उबाला जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 150 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, जिससे जो प्राकृतिक रबड़ है वो बल्कनीकृत रबड़ में चेंज हो जाएगी, यानी मानव द्वारा निर्मित रबड़। तो आइसोप्रीन का बहुलक, प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का क्या है? बहुलक है। इसके बाद ये देखो, एक ये उदाहरण दिया है आपको, मतलब प्रक्रिया बताई है। जंग लगने पर बाहर बढ़ता है, ये तो आपको पता होगा, जंग लग जाएगी तो बाहर बढ़ जाएगा। जब कोई आपने घर में देखा होगा कि किसी गेट या दरवाजे में कई जो पानी से पानी पड़ता है तो उस पर जंग लग जाती है लोहे पे। तो लोहे पे जंग लग जाती है तो उसके अंदर क्या हुआ कि ऑक्सीजन और जल दोनों मिलकर क्रिया की, यानी वायु के अंदर ऑक्सीजन है और जल ऊपर से बारिश का आया है, तो दोनों ने क्रिया की और जंग लगा दी। किसमें? लोहे में। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब आता है
जो बलकनीकरण, तो इन्होंने क्या है कि जो क्षीर था, लेटेक्स था, जो दूध जैसा लसलसा पदार्थ था, इसके लिए मैं दूसरा प्लांट बता दूं, लेकिन वो प्लांट नहीं है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि ऐसा दूध होता है। जैसे आपने वो बिस का पौधा सुना होगा, जो छोटे छोटे परागकण बाइट से उड़ते हैं, उसके उसके अंदर जो दूध, धतूरा, धतूरा, हाँ उसका नाम धतूरा है। धतूरे में जो दूध निकलता है, धतूरे के पत्ते को तोड़ने से, ऐसा दूध क्या है कि जो हीविया नामक प्लांट है उससे निकलता है। तो उसको क्या है, एक पात्र में इकट्ठा किया गया, उसके बाद उसका क्या किया, प्राकृतिक सल्फर, सल्फर था उसके अंदर, सल्फर मिलाया गया और उसको प्राकृतिक कार्बन मिलाया गया। जो दूध प्राप्त हुआ, जो दूध अपने पेड़ से निकाला था, उस दूध को, उस लेटेक्स को, दूध नहीं क्षीर, हाँ दूध ही मान लो, जो दूध जैसा पदार्थ होता है लसलसा, तो उस क्षीर को, लेटेक्स को सल्फर और कार्बन के साथ क्रिया कराई, उसकी किसके साथ, सल्फर और कार्बन के साथ क्रिया कराई। तो उसके बाद जो रबड़ बनी, उसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, टायर और ट्यूब के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं, जो अपनी जो रबड़ बनी उसका उपयोग कहाँ करते हैं, टायर और ट्यूब के रूप में। बहुत सारे साइकिल के टायर होते हैं, मोटरसाइकिल के, स्कूटर के, बहुत सारी स्कूटी होती हैं। तो ये सब की क्या है कि कहाँ होती है, कौन सी रबड़ का होता है, जो प्राकृतिक रबड़ है, उसको क्या है, कार्बन के साथ क्रिया कराई, जिससे जो रबड़ प्राप्त हुई उससे क्या है कि टायर और ट्यूब में यूज ली गई। इसके बाद बात करते हैं कृत्रिम रबड़ का नाम। जो कृत्रिम रबड़ है, मानव द्वारा निर्मित रबड़, कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित रबड़। तो मानव द्वारा निर्मित रबड़ ब्यूना एस, जिसे अपन स्टाइरिन भी बोलते हैं, ब्यूना एस, ये क्या है कि ब्यूना एस, ये साइंटिस्टों के नाम पे आधार पे नाम दिए गए, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये रबड़ के नाम है। और कई क्या है कि इनके जो एकलक इकाई होती हैं, क्योंकि बहुलक क्या है कि अनेक इकाइयों से मिलकर होते हैं, बने होते हैं, जैसे एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, ये सारी इकाई जुड़ के बहुलक का निर्माण करती हैं। तो इन एकलक इकाइयों के आधार पर इनके नाम दिए गए। तो ब्यूना एक एक क्या है कि प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रबड़ है, मानव द्वारा निर्मित, जिसे स्टाइरिन भी बोलते हैं। ब्यूना और एन, ब्यूना एन, तो एन का मतलब हो गया यहाँ एक्रिलोनाइट्राइल, और यहाँ एन ए का मतलब सोडियम उत्प्रेरक काम में आता है। इस बताया गया, इस मतलब ट्रिक बताई गई है कि इसका निर्माण किन किन एकलक इकाइयों से होगा। तो इसका निर्माण होगा एक्रिलोनाइट्राइल तथा सोडियम उत्प्रेरक से होगा। सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसका निर्माण होगा, कृत्रिम रबड़ का। तो यहाँ 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये तो एकलक इकाई है, इसके लिए एक्रिलोनाइट्राइल तो इसमें जुड़ जाएगा, और इसके लिए भी सेम एकलक इकाई है। अब एकलक इकाई के अंदर सोडियम उत्प्रेरक किस में उपस्थित होगा, किसके लिए उपयुक्त तो रहेगा, ब्यूना एन के लिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखो यहाँ ब्लैंक खाली दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, रुको एक मिनट। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको यहाँ मतलब नोट्स के अंदर नहीं दिए हुए हैं, तो मैं बताता हूँ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं पहले नंबर पे। कुछ पदार्थों में ऐसा होता है, कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि ये पदार्थ है, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ, अब इस पे कोई हमने दबाव लगाया, मान के चलो कोई परिवर्तन किया इसके अंदर, और उसके बाद अपन ने जो इसके लिए बाहर से कुछ बल लगाए वो हटा लिए, उसके बाद वो वापस अपनी अवस्था में आ गया, प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को जब वापस अपने जो पहले जैसा पदार्थ था उसी अवस्था में वापस आ गया, उसी अवस्था में प्राप्त हुआ, तो इस परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में वो क्या है कि जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में बदल जाता है, पदार्थ संगठन ही बदल जाता है, जो पदार्थ होता है उसका संगठन ही बदल जाता है और नए पदार्थ बन जाते हैं। जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे सब पता है, लेकिन मैं बताऊं इसका उदाहरण से समझेंगे अपन। तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत अपन देख लेते हैं दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। और भौतिक परिवर्तन में देख लेते हैं जल से बर्फ बनना। तो देख लो यहाँ बर्फ बनी है, अगर बर्फ को अपन फ्रीज से निकाल देंगे तो जल बन जाएगा, तो पहले की अवस्था में आ गया ना, क्योंकि यहाँ ठोस हो गई और यहाँ जल हो गई, तो वापस अवस्था में। तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही, कभी दही से दूध बनता देखा है, नहीं देखा, नहीं देखा, तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और उदाहरण बताऊं, और उदाहरण बताता हूं आपको, और उदाहरण देखो, जैसे कि इसके अंदर बनी हुई सब्जी खराब हो जाती है,
ख़राब हो जाती है, बनी हुई सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, तो उसे क्या है कि वापस प्राप्त हो जाती है रेफ्रेश फ्रेश सब्जी नहीं, तो ये भी गलत है। इसके बाद उदाहरण करते हैं इसमें रासायनिक परिवर्तन में लोहे पर जंग लगना, तो क्या वापस लोहा पहले जैसा प्राप्त होता था? नहीं। तो ये क्या है, कैसे परिवर्तन हो गए? रासायनिक परिवर्तन। और इसका आपने बर्फ देख ली, इसके बाद पानी देख लो। तो अब क्या है कि नए पदार्थ का निर्माण इसके अंतर्गत होता है, और इसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसके अंतर्गत अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब स्थायी नहीं होता है, और ये स्थायी होता है। मतलब एक बार जो दही बन गया वो वापस दूध में नहीं बनेगा, और इसके बाद जो जल है वो बर्फ में बन गया तो पानी में भी बन सकता है। तो ये क्या है, कैसा है? अस्थायी, और ये कैसा है? स्थायी। इसके बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होती है, ये तो देख लिए और उदाहरण भी देख लिए। तो इसको मैं क्या है कि जो पीडीएफ है उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, और वहाँ आपको विस्तृत रूप से लिख के बता दूंगा मैं, बिल्कुल नोट्स में तो कंप्लीट आएगा। इसके बाद ऊष्मा मान की बात कर लेते हैं अपन। ऊष्मा मान, तो ऊष्मा मान, ऊष्मा जो ऊर्जा निकलती है जब भी अपन जैसे अपनी लकड़ी जलाई तो ऊष्मा निकली, लॉ समझ रहे होंगे। तो जो ऊष्मा का इंटरनेशनल यूनिट है, सिस्टम है, मतलब मापते हैं जिससे, उसे किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, इसके द्वारा अपन मापते हैं किसे? ऊष्मा मान को। इसके बाद नाभिकीय संलयन के अंतर्गत जो ऊष्मा निकलती है सर्वाधिक निकलती है, और नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत और ऊष्मा जो क्या है कि हाइड्रोजन से सर्वाधिक होती है, और हाइड्रोजन की एलपीजी से ज़्यादा होती है, और सीएनजी की पेट्रोल से ज़्यादा होती है, और लकड़ी की गोबर से ज़्यादा होती है। तो सबसे ऊष्मा मान सबसे ज़्यादा किसका होता, किस में मिलेगा अपने को? नाभिकीय संलयन में। किस में मिलेगा? नाभिकीय संलयन। और सबसे कम गोबर, गोबर के अंतर्गत। तो हाइड्रोजन का कितना होता है ऊष्मा मान? तो हाइड्रोजन का होता है आपका 1,50,000, 1,50,000 हो गया। एलपीजी का 55,000, और सीएनजी का 50,000, पेट्रोल का 45,000, लकड़ी का 15,000, गोबर का 8,000। ये क्या है? ऊष्मा के मान हो गए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अपन लकड़ी को जलाते हैं। अब ये तो बात कर ली कि O2 क्या है, जलाता ही है, जलाने का काम क्या करता है? O2 करता है। तो लकड़ी अपने जलाई, गर्म करने पर अपन ने गर्म की, लकड़ी को जलाया, उसके बाद चारकोल, चारकोल का मतलब कोयला, कोयला प्राप्त होता है। अब देखते हैं धुआं और अशुद्धि और कार्बन। जब लकड़ी के अंतर्गत, जब लकड़ी है आपकी सूखी लकड़ी है तो उसमें क्या है, वो जल जाती है आसानी से, और जो गीली लकड़ी है वो जलती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं जलती? इसका रीज़न बताओ। तो इसका रीज़न ये है कि लकड़ी में धुआं अधिक है, धुआं अधिक होता है, इसका मतलब उसमें अशुद्धियाँ क्या है, ज़्यादा हैं। मतलब गीली लकड़ी के अंदर बहुत सारे मटेरियल हैं। जैसे कि गीली लकड़ी है तो उसमें क्या है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो खाना एकत्रित है, तो वो खाना आसानी से थोड़ी जल जाएगा। जब वो सूखी होती है तो वो खाना उड़ जाता है, खाना सूख जाता है, तो सूखी लकड़ी जल जाती है। तो क्या है कि उसमें अशुद्धियाँ हैं, और कार्बन कम है, और दहन क्षमता उसकी कम होगी। अब चारकोल की बात कर लेते हैं। तो चारकोल में धुआं क्या है, कम होता है। जो कोयला होते हैं, कोयला, उसमें धुआं कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धि कम होती है, अशुद्धि कम और कार्बन भी कम, और दहन क्षमता अधिक, जल्दी जल जाता है कोयला। आपने देखे होंगे कोयले की खानें होती हैं, कोयला मंगाते बहुत सारे थे, तो यहाँ बात होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, कोयला का सूत्र है COAl। कोयला का सूत्र क्या हो गया? COAl। कोयला की बात कर लेते, कोयले को गर्म करेंगे। अब कोयले के बाद अपने को क्या, कॉक प्राप्त होगा। कॉक मतलब आप बात कर सकते हैं यहाँ राख, राख तो सभी जानते होंगे, राख, तो राख की बात कर सकते हैं यहाँ। तो गर्म करने पर जो कोयला को अपन ने गर्म किया तो राख प्राप्त हुई, कॉक, जिसे कॉक बोलते हैं। तो ये इसका सूत्र है। अगर कोयले को अपन O2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो अपन ने क्या प्राप्त होगी, तो कोक प्राप्त होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन अपर रूपता की। इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जगह काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो रहे होंगे। वैसे तो नहीं हो रहे, मुझे सब पता है, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग बोथ दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपर रूपता के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।